जब मैंने अपनी माँ को राधिका को गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो मैंने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, मगर मेरी जुबान जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मेरा हाथ बेजान था, मेरी आवाज़ कैद, और मेरी आंखों के सामने वे औरत जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की थी, ज़मीन पर गिरकर सिसक सिसक कर रो रही थी। मैंने अपनी मुट्ठियाँ भींची, आंखें बंद की और दिल ही दिल में भगवान को बुलाया और कहा, हे भगवान, मुझे बोलने की ताकत दे। और फिर जो हुआ ये ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर मेरी माँ और बहनों के चेहरे पर पहली बार डर उतरा था। जिंदगी के वह दिन किसी सपने की तरह थे। मैं सुरजीत एक आम मगर मेहनती इंसान था। मेरी शादी राधिका से हुई थी, जो एक प्यारी और सब्र करने वाली औरत थी। हमारे बीच मोहब्बत का वह रिश्ता जिसकी बुनियाद भरोसे और कुर्बानियों पर रखी गई थी। शादी के शुरू के दिनों में राधिका की हंसी घर में गूंजती तो यूं लगता जैसे रोशनी हर तरफ बिखर गई हो। मेरी माँ और बहनें शुरू से ही उससे खिंची खिंची रहती थी। वह राधिका को स्वीकार तो कर चुकी थी, मगर दिल से अपनाने को तैयार नहीं थी। उन्हें लगता था मैं शादी के बाद बदल जाऊंगा, उनके लिए पहले जैसा नहीं रह पाऊंगा। मगर मैंने हमेशा अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखा, उनकी हर ज़रूरत को पूरी की, ताकि उन्हें कभी ये शिकायत ना हो कि राधिका मेरे और उनके बीच दीवार बन रही है। शादी के शुरू के दिनों में राधिका ने पूरी कोशिश की कि वो मेरी माँ और बहनों को खुश रखे और उनके लिए खाना बनाती, उनके कामों में हाथ बटाती, उनके पसंद का हर काम करती, मगर फिर भी उनका दिल ना जीत सकी। माँ को हमेशा कोई ना कोई शिकायत रहती थी। कभी सब्जी में नमक ज़्यादा होता तो कभी चाय मीठी होती। बहनें भी मौका निकाल कर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती, मगर मैं हमेशा राधिका को समझा देता था कि सब्र करना अच्छी बात है। बीते हुए टाइम के साथ सब कुछ बदल जाएगा। मेरी मोहब्बत राधिका के लिए पहले दिन की तरह ही थी। मैं उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता था, मगर हकीकत ये थी कि मेरा ज़्यादा टाइम माँ और बहनों की ज़रूरत पूरी करने में ही बीत जाता था। उनकी ज़िंदगी में कोई कमी न रहे, यही मेरी सबसे बड़ी फ़िक्र थी। मैं अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर पर खर्च कर देता। राधिका की फरमाइश अक्सर दिल में रह जाती। वह कभी शिकायत ना करती, बस मुस्कुरा कर कहती, जब सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मगर शायद मैंने उसके अंदर के दर्द को कभी महसूस ही नहीं किया था। वह दुख जो उसे मेरी माँ और बहनों की तरफ से मिलता था, वह चुभन जो उसे नज़रअंदाज कर देती थी, मैं उसकी आंखों में पढ़ नहीं पाया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपनी माँ और बहनों की खुशी थी। मैंने बाप के बाद घर की सारी जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर उठा ली थी। बड़ी बहन की शादी के टाइम मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मगर मैं दिन रात मेहनत करके हर तरीके से उसके लिए अच्छे से अच्छा दहेज का बंदोबस्त किया था। मुझे याद है जब मैं अपनी मोटरसाइकिल खरीदने का सपना देख रहा था, मगर बहन की शादी के लिए वो पैसे खर्च कर दिए थे। मैं खुश था कि बहन की ज़िंदगी संवर गई। मेरी इच्छा की कोई औकात नहीं थी। छोटी बहनों के लिए भी मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उनकी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, हर खुशी पूरा करने में खुद को झोंक दिया करता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बचा कर रखूं, क्योंकि मुझे यकीन था मेरा घर, मेरी बहनें, मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मगर मैं ये समझने से परहेज़ कर रहा था। मेरे इस बेवकूफ़पन को कुर्बानी नहीं बल्कि फ़र्ज़ समझा जाने लगा था। जब राधिका मेरी ज़िंदगी में आई, उसने मेरे अंदर के थके हुए आदमी को पहचान लिया था। उसने अक्सर कहा, सुरजीत, तुम अपने लिए भी कुछ सोचो, कभी खुद के लिए भी जियो। मगर मैं हंसकर टाल देता, जब तक माँ बहनें खुश हैं मैं भी खुश हूँ। शुरू शुरू में राधिका मेरी बहनों को अपनी बहन समझा, माँ को अपनी माँ जाना। उसने कोशिश की सबके दिल में अपनी जगह बना सके, मगर वह ये नहीं जानती थी कि उन दिलों में उसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक दिन छोटी बहन ने राधिका से कहा, भाभी, चाय तो सही तरीके से बना लिया करो, हमेशा कोई ना कोई कमी रह जाती है। राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगली बार और अच्छी बनाऊंगी। मगर मैंने पहली बार राधिका की आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी थी। ये सब छोटी छोटी बातें थी जो मैं हमेशा नज़रअंदाज करता रहा, मगर राधिका के लिए ये जख्म बनते गए जो मुझे नज़र नहीं आते थे, मगर अंदर ही अंदर उसकी आत्मा को छलनी कर जाते थे। शायद मैं उस वक्त नहीं समझ सका था, मोहब्बत सिर्फ कुर्बानियों से नहीं बल्कि किसी के जज्बात को समझने से भी परवान चढ़ती है। ज़िंदगी एक सीधी लकीर की तरह लगती थी, ऐसा रास्ता जिस पर बिना रुके चलता जा रहा था, बगैर सोचे कहीं ये लकीर अचानक ख़त्म ना हो जाए। मैं अपनी माँ और बहन के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। राधिका भी मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी, मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा था किस्मत एक पल में सब कुछ बदल सकती है। उस दिन मैं हमेशा की तरह दुकान पर गया था।
दुकान मेरी रोजी रोटी का एक ही जरिया था, जिसे मैं अपनी माँ और बहनों और राधिका की सारी ज़रूरत पूरी करता। काम के बीच एक ऐसा अजीब सा चक्कर आया, जैसे ज़मीन हिलकर रह गई हो। मैं अपना सर थाम कर मगर नज़र धुंधला गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पूरा बदन दबोच रहा हो। सांस रुकने लगी और फिर अंधेरा छा गया। जब आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। राधिका मेरे पास बैठी थी। आंखों में डर और चेहरे पर बेबसी की परछाइयाँ साफ नज़र आ रही थी। माँ और बहनें भी वहीं खड़ी थीं, मगर उनके चेहरे पर फिक्रमंदी और हैरानी ज़्यादा थी, जैसे वो यकीन न कर पा रही हों कि मैं बीमार पड़ सकता हूँ। डॉक्टर ने बताया ये पैरालाइज अटैक था और अगर सावधानी ना बरती गई तो हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। सुरजीत को अब आराम और देखभाल की पूरी ज़रूरत है। पैरालाइज शब्द सुनकर मेरे बदन में जैसे बिजली बनकर गिरा। मैं जो हमेशा सबका सहारा था, अब खुद ही किसी सहारे का मोहताज हो जाऊंगा। मैंने बोलने की कोशिश की, मगर मेरी जुबान लड़खड़ा गई। मैंने अपना हाथ उठाना चाहा, मगर वो जैसे मेरा साथ छोड़ रही हो। माँ और बहनों ने एक दूसरे की तरफ अजीब नज़रों से देखा और फिर चेहरे पर ज़बरदस्ती की फिक्रमंदी सवार कर ली। राधिका ने मेरे हाथ को थामा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके होठों में एक मजबूती थी, जैसे वो कह रही हो मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि जो लोग मेरे इतने करीब थे वही मेरे गिरने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं अस्पताल से घर तो आ गया था, मगर पहले जैसा कुछ भी नहीं था। मेरा जिस्म कमज़ोर हो चुका था, दोनों हाथ बेजान हो गए थे और सबसे तकलीफ़ वाली बात और हकीकत ये थी, मेरी ज़ुबान मेरा साथ छोड़ चुकी थी। मैं बोलना चाहता था, सब कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द मेरे होठों तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाते थे। राधिका हर वक्त मेरा ख्याल रखती थी। वो मेरा हर चीज़ में मेरी मदद करती, मेरे कपड़े बदलने में मेरा सहारा देती, यहाँ तक रातों को भी जागकर मेरी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। उसकी आंखों में नींद की कमी और थकान को देखकर मैं दुख में हो जाता, मगर वह कभी कोई शिकायत न करती। लेकिन मेरी माँ और बहनों का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले पहले वह कुछ दिनों तक मुझसे हमदर्दी जताती रहीं, मगर जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनके चेहरे पर वही पुरानी तेजी लौटने लगी। मैं चुप से सब कुछ देखता था, मगर बोल ना पाता। एक दिन जब राधिका मुझे खाना खिला रही थी तो मेरी माँ ने उसे गुस्से में कहा, ये सब सारी ज़िंदगी नखरे उठाती रहोगी, हमारी बहू तो नर्स बन गई है। मेरी बहन हंसी और बोली, मम्मी अब ये हमारे सेवा के काबिल तो नहीं रहा, कम से कम उसकी पत्नी ही कुछ करे। मेरा दिल चाहा कि मैं कुछ कहूँ, ये वही औरत है जिसे मैंने हमेशा तुम लोगों के बाद देखा। अब जब मैं कमज़ोर हूँ तो तुम उस पर ताना कस रहे हो, मगर मैं कुछ न कह सका। राधिका ने चुप से मेरी प्लेट आगे की और कहा, आप लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता तो क्या मैं अब इस घर से चली जाऊँ? मेरी माँ की आंखों में एक चमक सी आ गई, जैसे वह उसी पल का इंतजार कर रही थी। उन्होंने जल्दी कहा, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो जा सकती हो। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने राधिका की तरफ देखा, उसकी आंखें भर आई थी। मैं बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरी माँ और बहनों का ये व्यवहार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जब मैं सेहतमंद था मुझे अपना सहारा समझते थे, मेरी कमाई पर हक जताती थी, मगर अब जब मैं बेबस हो चुका था तो उन पर बोझ बन गया था। राधिका दिन रात मेरा ख्याल रखती थी। वो मुझे खिलाती, मेरे कमज़ोर हाथों को सहारा देकर चलाने की कोशिश करती, मगर उसको सिर्फ ताना ही मिलता। मेरी माँ कहती, क्यों इतना कर रही हो, यह अब पहले जैसा नहीं रहा, जितना कर लो कुछ फ़ायदा नहीं। बहनें भी मौका देखकर राधिका पर ताने कसती रहती, तुमने तो सुरजीत को पूरे अपने काबू में कर लिया है, वैसे भी वो अब बोल नहीं सकता, अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मैं अंदर ही अंदर तड़पता। मैं चीख कर कहना चाहता था कि राधिका काबू नहीं कर रही, बल्कि मेरा साथ दे रही है, वही है जो मुझे इस हाल में भी सहारा दे रही है जब तुम सब ने मुझे छोड़ दिया। मगर मेरी जुबान चुप थी। मेरी बेबसी मेरी सबसे बड़ी सज़ा बन चुकी थी। फिर वह दिन आया जब मैं अपनी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया। राधिका दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मेरी बहनों में से एक ने गुस्से से बर्तन पटक कर कहा, यह सब्जी इतना मिर्च वाला क्यों बनाया है? तुम्हें कुछ बनाना आता भी है या नहीं? राधिका ने नरमी से कहा, मैं अभी दूसरा बना देती हूँ। मगर माँ ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। राधिका लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गई और मैं बेबस देखता रह गया। मेरे हाथ कमज़ोर थे, जुबान बेकार थी, मगर दिल के अंदर आग भड़क उठी थी। पूरी ताकत से बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे होठों से कोई आवाज़ न निकली। राधिका ने कांपते हाथों से अपना गाल थाम लिया और आंखों में आंसू तैरने लगे। वह चुप से उठी और मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रें कह रही थी, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे?
क्या तुम मुझे यूं ही बेबस छोड़ दोगे? और मैं बस आंखें बंद करके अपनी बेबसी पर तड़प उठा था। राधिका ज़मीन पर गिरी हुई थी, उसका हाथ गाल पर था, जहां माँ के थप्पड़ का निशान छोड़ चुका था। उसके आंसू चुप से बह रहे थे, मगर वह कुछ न बोली। शायद उसे मेरी चुप्पी का अंदाज़ा हो चुका था। मेरी माँ और बहनें ऐसे खड़ी थीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ ने रूखे शब्दों में कहा, चलो उठो और जाकर खाना दोबारा बनाओ। राधिका ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और मेरी आत्मा जैसे अंदर से टूट गई हो। मैं चीखना चाहता था, सबको झकझोरना चाहता था, मगर मैं सिर्फ अपनी आंखों से आंसू बहा सकता था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। न मेरे हाथ में जान थी, मेरी जुबान कैद थी। मैं अपनी पत्नी को जालिमों के बीच तड़पता छोड़ चुका था। राधिका ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप रसोई की तरफ चल दी। वह हर पल मुझसे दूर होती जा रही थी। मैं जानता था कि राधिका हर बीते दिन अब थकती जा रही थी और मैं उस पर होने वाले अत्याचार को नहीं रोक सका था। जब राधिका चली गई तो माँ ने मेरी तरफ देखा और सर झटक कर कहा, सुरजीत, औरतों को अगर सर पर चढ़ा दिया जाए तो वह मर्द की गर्दन पर सवार हो जाती हैं। हमने राधिका को अपने दिल में जगह दी, मगर अब वह हम पर हुक्म चलाने लगी है। मेरी बहन ने ठहाका लगाया। अब भाई तो कुछ कह भी नहीं सकता, राधिका तो मज़े में है। मैं अपनी मुट्ठियों को जोर से बंद करना चाहता था, लेकिन नाकाम था। वही मुट्ठियाँ जो किसी ज़माने में उनकी खुशियों के लिए खुलती थी, आज बेजान हो चुकी थी। काश मैं बोल सकता, काश मैं अपनी बातों को बता सकता। वे कितने बदल चुके हैं। रात को राधिका मेरे पास बैठी रो रही थी, मगर उसने एक शब्द भी कुछ न कहा। पहले वह अक्सर मेरे हाथों को पकड़कर तसल्ली देती थी, मगर आज वह मुझसे दूर हो चुकी थी। मैंने बेबसी से आंखें बंद की, मगर दिल में एक सवाल गूंज रहा था, अगर मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहा तो क्या राधिका भी मुझे छोड़ देगी? अगले दिन चुप्पी में बीती। राधिका ने माँ और बहन के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ना ही वह कुछ कह सकती थी। अब वह मुझे कम ही बात कर रही थी। उसे पता चल गया था कि मैं उसके लिए अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। मोहल्ले की औरतें आती, मेरी माँ से हमदर्दी जताती, बेटा बीमार हो गया, सारा बोझ आप पर आ गया है। माँ अफसोस भरे शब्दों में कहती, हाँ बहन, बेटा कमाने लायक नहीं रहा। बहू ने भी जिद पकड़ ली है, कहती है मैं ये सब नहीं संभाल सकती। राधिका जो रात दिन मेरी देखभाल में लगी रहती थी, उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। वह घर का बोझ नहीं संभालना चाहती। एक दिन माँ की एक सहेली आई। उसने धीरे से कहा, बहन, सुरजीत का क्या होगा? अब ये बेचारा शायद कभी ठीक नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तुम्हें कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। माँ ने आंसुओं से आंखें भर ली और धीरे से बोली, बस भगवान से प्रार्थना की जा सकती है, उसकी ज़िंदगी आसान कर दे, कोई ऐसी राह निकाल दे जो सबके लिए ठीक हो। रात को राधिका मेरे पास बैठी थी। उसकी आंखों में थकन थी और मैं जानता था ये सिर्फ जिस्मानी थकन नहीं थी, बल्कि अब वह हार चुकी थी। सुरजीत, उसने मेरे चेहरे की तरफ देखे बगैर कहा। यहाँ मेरा दम घुटने लगा है। मेरे दिल में धड़का सा उठा। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ उठाने की कोशिश की, मगर बेजान हाथों में कोई हरकत ना हुई। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते। राधिका की आवाज़ भारी हो गई, मगर तुम कुछ कहना भी नहीं चाहते। जो कुछ हो रहा है वह ठीक है। मैं क्या कहता, क्या बताता कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ, मगर मेरा जिस्म और जुबान मेरे कैद में नहीं। राधिका ने मेरी आंखों में झांका, जैसे वह आखिरी उम्मीद तलाश कर रही हो, मगर जब मैंने कुछ न कहा तो वह धीरे से उठी और चुप से कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे के पीछे माँ और बहनों की धीरे धीरे बातें सुनाई दे रही थी। ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, बस अब वक्त आ गया है। मेरा दिल डूबने लगा। ये क्या सोच रही थी? वह राधिका के साथ क्या करने वाली थी? अगले दिन ही राधिका के साथ होने वाले जुर्म खुलकर सामने आ गए। पहले तो वह ताने कसती थी, मगर अब माँ और बहन खुल्लम खुल्ला उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगी थी। सुबह राधिका ने नाश्ता बनाया, मगर जैसे ही उसने चाय का कप माँ के सामने रखा, माँ ने एक घूंट पीते ही गुस्से से कप मेज पर पटक दिया। ये चाय है या पानी? हर काम में लापरवाही, माँ बोली। मेरी बहनों ने डांट कर कहा, मम्मी, जब दिल ही नहीं लगेगा काम में तो क्या करेगी? राधिका ने नरमी से कहा, मम्मी, अगर चाय अच्छी नहीं बनी तो मैं दूसरी बना देती हूँ। अब जुबान भी चलाने लगी हो। माँ ने गुस्से में उसे झटका दिया। मैं सब कुछ देख रहा था, मगर मेरी जुबान बंद थी, मेरा जिस्म बेजान था। उस दिन दोपहर को मेरी बहन ने राधिका को कमरे में बुलाया। मैं बाहर बैठा था, मगर कमरे से आने वाली आवाज़ सुनाई दे रही थी। हमें पता है कि तुम ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहोगी, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा तुम खुद से चली जाओ। राधिका की कही हुई आवाज़ आई, मैं सुरजीत को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब उसमें ऐसा बचा ही क्या है? बेजान शरीर है, ना कमा सकता है ना बोल सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसके साथ ज़िंदगी बिता सकोगी? राधिका की सांसें अब तेज हो गई। सुरजीत मेरा पति है और जब तक वह जिंदा है मैं उसके साथ रहूंगी। उसके इस तरह कहने पर
मेरी बहनों का जैसा पारा हाई हो गया था। अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई और राधिका इस बार चीख भी नहीं सकी, बस चुपचाप हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। रात को जब सब सो चुके थे, मैंने माँ और बहनों की आवाज़ें सुनी। खुद से नहीं जाएगी, उसे जाने पर मजबूर करना पड़ेगा। मेरी माँ और बहनों को लग रहा था वह यहाँ पर रहकर उनके मकान में से हिस्सा ले लेगी। बस कुछ दिन फिर ये भी यहाँ नहीं रहेगी और न ही सुरजीत हमारे रास्ते में आएगा। मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। वह क्या करने वाली थी? क्या वह राधिका के साथ कुछ ऐसा करने वाली थी जिसे वह हमेशा के लिए चली जाए? राधिका पर रात दिन होने वाले जुल्म अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैं बेजान शरीर लेकर देखता रहता था और सुनता रहता था। मेरी माँ और बहनें, जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी के हर पल में हर सुख सुविधा दी थी, वही लोग आज मेरे सामने मेरी पत्नी पर जुल्म कर रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। राधिका की आंखों की रोशनी कम होने लगी थी, क्योंकि वह अंदर अंदर दिन रात रोती रहती थी। वह जो कभी घर में हंसती मुस्कुराती फिरती थी, अब अक्सर चुप रहती, चुप से मेरे पास बैठकर मेरे हाथ दबाती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसके शब्द भी शायद मेरी तरह कमज़ोर हो गए थे। रात को जब सब सो गए, राधिका मेरे पास आई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, मगर कह रही थी, मैं रो नहीं रही सुरजीत, मैं अब थक चुकी हूँ। मैं उसकी तरफ देखता, उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। मुझे आज वह अपने दिल की हाल बताने लगी। मैंने तुम्हारी माँ और बहनों को कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा सब्र किया, मगर अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह मुझे तुमसे दूर करना चाहती हैं और शायद वह ये कर भी देंगी। राधिका की आवाज़ कांप रही थी, मगर उसके शब्द वार से कम नहीं थे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी सुरजीत, मगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो जान लो मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं ठहराया। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें जैसे रुक गई। राधिका ये क्या कह रही थी? क्या वह इशारा दे रही थी कि माँ और बहनें उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रही थी? उस रात मैंने सोने की कोशिश की। मैं अपनी माँ और बहनों की बातें याद करता रहा। राधिका के आंसू मेरे दिमाग में गूंज रहे थे और आखिर मैंने अपने बेजान हाथों को देखा और घर के बने भगवान की मूर्ति के तरफ मुंह किया। भगवान, बेबस हूँ, मैं बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, मगर तू सब देख रहा है। तू जानता है मैं मजबूर हूँ, मगर मैं उन जालिमों को रोक भी नहीं पा रहा। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मुझे ताकत दे। मेरी आंखें बंद हो गई और आंसू मेरे गालों पर बहते रहे। मैं नहीं जानता था मेरी ये प्रार्थना भगवान तक पहुंच चुकी थी और फैसला होने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अगले दिन सुबह मेरी माँ और बहनों के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आया। वह जो कल तक राधिका को ताने देती थी, आज अचानक खुश दिखाई दे रही थी। माँ ने राधिका को बुलाया और कहा, बेटी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये पहला मौका था जब माँ ने उसे बेटी कहकर बुलाया था। राधिका ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, जैसे यकीन ना कर पा रही हो। ये वही औरत है जो कल तक उसे घर से निकालने के लिए बेचैन थी। माँ ने राधिका का हाथ थामा। देखो, मैं मानती हूँ कि हमने तुमको बहुत दुख दिया, मगर तुम्हें भी समझना चाहिए कि हम तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। अब जब सुरजीत बीमार है, तुम्हें हमारी ज़रूरत है। मेरी बहनों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ भाभी, हमने गलत किया, मगर अब हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये सब सुनकर राधिका का चेहरा एक पल के लिए नरम पड़ा, मगर मैं जानता था ये सब झूठ था। ये वही औरत थी जो कल तक उसके वजह से तंग थी और आज अचानक नरम क्यों थी। शाम को माँ ने राधिका को रसोई में बुलाया। मैं बाहर बैठा था, मगर मेरी सुनने की शक्ति तेज हो गई थी, जैसे मेरा दिल पहले ही खतरे की आहट को महसूस कर चुका था। माँ की आवाज़ आई, बेटा, आज मैंने तुम्हारे पसंदीदा खाना बनाया है। राधिका हैरान थी, मम्मी, आपने? हाँ, इतने दिनों से काम कर रही हो तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना लूँ। मुझे अपनी माँ की इस तरह के प्यार से बहुत डर लग रहा था। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर था। राधिका ने जैसे ही खाने की प्लेट उठाई, मेरी छोटी बहन ने जल्दी से कहा, भाभी, ये खाकर देखो, मम्मी ने तुम्हारे लिए खासकर बनाया है। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। कुछ गलत था, बहुत गलत। कुछ कहना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर मेरी जुबान जैसे तलों से चिपक गई थी। राधिका ने चम्मच भरकर खाने की कोशिश की, मगर उसी पल मेरे जिस्म जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। मेरा हाथ हिलने लगा था। मैंने पूरी ताकत जमा की और कांपते हाथों से प्लेट को ठोकर मार दी। माँ और बहनें चौंक गई। राधिका ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। कुछ पल के लिए कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया था। सब हैरानी से मुझे देख रहे थे, जैसे यकीन ना कर पा रही हूँ कि मैंने कोई हरकत की थी। माँ की आंखों में एक पल के लिए डर उभरा। बहनों के चेहरे पर हैरानी थी और राधिका जैसे सांस लेना भूल चुकी थी। उसने कांपते हाथों से मेरा बाजू थामा और हल्की आवाज़ में बोली, सुरजीत, तुमने तुमने हाथ हिलाया। मैंने पूरी कोशिश की कुछ बोल सकूं, मगर जुबान अभी तक काबू नहीं आई थी।
मगर हाँ, मेरा हाथ जो सब ने अपनी आंखों से देखा था, मैंने उसी हाथ से खाने की प्लेट को दूर फेंक दिया। सब ने अपनी आंखों से देखा था, मेरा हाथ काम कर रहा था। माँ ने जल्दी से अपनी घबराहट छुपाई और गुस्से से कहा, ये तुमने क्या किया सुरजीत? राधिका के लिए खाने का इंतजाम कर रहे थे और तुमने सब गिरा दिया। मगर इस बार उनके शब्दों में पहले जैसा भरोसा नहीं था। वह जानती थी कि मैंने अनजाने में ऐसा नहीं किया। छोटी बहन ने चिढ़कर कहा, मम्मी ये तो वैसे भी अपाहिज है, ऐसे हाथ पैर मारता रहेगा तो हमें ही संभालना पड़ेगा। राधिका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। अगर सुरजीत बेबस होते हुए भी ये कर सकते हैं तो सोचो, जब ये पूरा ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ये सुनकर माँ और बहनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात राधिका मेरे पास बैठी और पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद की किरण नजर आई। सुरजीत, मैं जानती हूँ तुम्हारे हाथ में जान वापस आ रही है, तुम ठीक हो सकते हो। मैं पूरी ताकत से अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की और सच में मेरी उंगलियां अब काम कर रही थी और राधिका की आंखों में आंसू आ गए। मगर वे आंसू थे जो खुशी के थे, जो उम्मीद के थे। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी राधिका। मैं दिल ही दिल में चीख उठा। अब मैं जानता था कि मैं पूरा बेबस नहीं था। अब मुझे सिर्फ टाइम चाहिए था, थोड़ा वक्त, ताकि मैं बोल सकूं, ताकि मैं सबके सामने माँ और बहनों के असली चेहरे सामने लेकर आऊं। अगले दिन जब मैंने आंखें खोली तो राधिका मेरे पास बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे उसको यकीन हो चुका हो कि मैं ठीक हो रहा हूँ। मैं अब अपने हाथों को हिला सकता था। राधिका ने झट से मेरे हाथों को पकड़ा। सुरजीत, तुम्हारे अंदर अब थोड़ी बहुत जान आ रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो बेबसी नहीं, उम्मीद के आंसू थे। माँ और बहनें दरवाजे पर खड़ी अब देख रही थी। वो पहले ही मेरे हाथों में जान आने से घबरा रही थी और अब जब राधिका ने ये ऐलान किया तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर फैल गया। ये ठीक हो रहा है, बड़ी बहन ने धीरे से कहा। ये नहीं हो सकता। माँ दांत पीसते हुए दोपहर को मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटा, हमें तुम्हारी सेहत की फिक्र है। हम चाहते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, इसलिए सोचा कि तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं सब कुछ समझ चुका था। ये वही औरत थी जो कल तक मुझे अपाहिज समझ रही थी और आज अचानक मेरे लिए फिक्रमंद हो गई। ये सब क्यों? राधिका ने जल्दी कहा, मम्मी, हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर कह चुके हैं कि सुरजीत धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। माँ के चेहरे पर गुस्सा फैल गया, मगर वह चुप रही। मुझे मालूम था कि अब कोई नया खेल खेलने वाली थी। रात को मैंने राधिका का हाथ पकड़ा और हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा की और होठों को हिलाने की कोशिश की। राधिका की आंखें हैरानी से फैल गई। सुरजीत, तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो? मैंने फिर से होंठ हिलाए और एक कांपती हुई आवाज़ निकाला। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वह खुशी और हैरानी से कांप रही थी, मगर इससे पहले कि वह कुछ कहती, मैं पूरी ताकत लगाकर एक और शब्द कहा। बस मेरे एक शब्द ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। राधिका ने मेरे चेहरे को देखा। उसकी आंखों में यकीन और खुशी का समंदर था, मगर दरवाजे पर खड़ी मेरी माँ और बहनों के चेहरों का रंग एकदम फीका पड़ गया था। वे जो समझ रही थी कि मैं हमेशा के लिए बेबस हो चुका हूँ, उनके कदमों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। माँ ने हैरानी और डर के मिले जुले असर के साथ कहा, ये कैसे मुमकिन है? राधिका ने मजबूत आवाज़ में कहा, भगवान की कृपा है, मेरे सुरजीत अब ठीक हो रहे हैं और जब ये पूरा ठीक हो जाएंगे तब क्या होगा, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। माँ और बहनों की आंखों में पहली बार एक हकीकत का डर उभरा। पहली बार मैंने उनकी आंखों में डर देखा। अगले दिन मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर और ज़्यादा शब्द कहने की कोशिश की। राधिका ने मुझे सहारा दिया और जब मैंने अपने होंठ हिलाए तो मेरी कमज़ोर आवाज़ में एक और शब्द निकले, मैं सब जानता हूँ। माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। ये झूठ बोल रहा है, बड़ी बहन ने घबराकर कहा। नहीं, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच बोल रहे हैं। अब सबको सच सुनना पड़ेगा। बहनों की जुबान लड़खड़ाने लगी। मेरी छोटी बहन ने जल्दी से कहा, मम्मी, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना क्या? मैंने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, मगर मेरे शब्द बिल्कुल साफ था। माँ ने आगे बढ़कर मजबूती से कहा, बेटा, हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। हम तो राधिका का बस इम्तिहान ले रहे थे। इम्तिहान? राधिका ने गुस्से से मुस्कुरा दिया। इम्तिहान था? तुम्हारे अंदर लालच था। तुम दौलत की लालच में अपने ही बेटे को मुर्दा समझ रही थी और जो औरत उसकी सेवा कर रही थी उसको ही घर से निकालने के चक्कर में तुम सबने न जाने क्या क्या अत्याचार किया मेरी पत्नी पर। अब इस पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। मैंने सभी आस पड़ोस और अपनी बहनों के हस्बैंड को, उनकी फैमिली को बुलाकर पंचायत करवाई। जो जो अत्याचार मेरी पत्नी पर इन लोगों ने किया था वह सभी के सामने रखा। मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। कुछ कुछ शब्द मेरे अभी भी काम नहीं कर रहे थे। मेरी आवाज़ अभी भी लड़खड़ा रही थी।
पर मैं ये सब अत्याचार अब नहीं सहना चाहता था। अपनी पत्नी को लेकर कहीं यहाँ से दूर जाना चाहता था। जब मैं बेबस था तो मेरे साथ सब वही शुरू किया जैसे मैं उनके लिए कोई बोझ हूँ। माँ चिल्ला उठी, मगर राधिका ने सबके सामने माँ के कहे गए शब्द दोहराए। बहनों की वो बातें सुनी जो मैंने अपनी बेबसी के बीच सुनी थी। मोहल्ले की औरतों ने एक दूसरे को देखा। मेरी चाची ने कहा, दीदी अगर ये झूठ बोल रही है तो फिर सुरजीत कैसे सब जानता है? ये तो बोल भी नहीं सकता था। माँ के चेहरे पर पसीना आ गया। बहनों की नज़रें झुक गई। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब वह झूठ नहीं बोल सकती। मोहल्ले में बात फैल गई। माँ और बहनें जो कल तक सबके सामने मासूम बनती थी, आज सबकी नज़रों में बेनकाब हो चुकी थी। और ये तो बस शुरुआत थी। मोहल्ले की औरतों ने धीरे से कहना शुरू कर दिया। बड़ी चाची ने कड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमें तो पहले ही शक था कुछ गलत हो रहा है। राधिका इतनी सब्र करने वाली औरत है, मगर वह शिकायत कर रही है तो ज़रूर जुल्म बर्दाश्त कर रही होगी। मेरे बहनों के पतियों को जब हकीकत का पता चला तो वह भी चुप न रहे। बड़ी बहन का पति गुस्से में था। तुम हमेशा कहती थी तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारा मान सम्मान नहीं करते, पर हकीकत तो यहाँ कुछ और है। तुम तो एक अपाहिज आदमी पर चढ़ पड़े हो। इससे बुरा और क्या हो सकता है? तुमने अपने ही भाई पर जुल्म किया, अपनी भाभी को घर से निकालने की साजिश की। मेरी बहन ने नज़रें झुका ली। छोटी बहन के पति ने भी गुस्से में कहा, तुम कितनी जहरीली हो आज पता चल गया। जब तुमने अपने अपाहिज भाई और भाभी पर रहम ना किया तो दूसरों का तो सोचो भी मत। तुम लोग कितने गिरे हुए इंसान हो। माँ ने अपनी बातों के तानों बानों से समझाने की कोशिश की, पर अब सबके सामने सच्चाई आ गई थी। माँ ने कहा, ये सब घर की बातें होती हैं, ये घरेलू समस्याएं हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने पूरी ताकत जमा करके कहा, ये घरेलू समस्या नहीं, इन लोगों को भी तो पता चले कि हमारे घर में क्या हो रहा है। माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। जब मैं सेहतमंद था तो मैंने तुम्हारी सेवा के लिए हर हद तक गया, तुम्हारे आराम के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी, मगर जब मैं बीमार हुआ तो तुमने मुझे ही अपाहिज कहा और कहा कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। मेरी पत्नी को कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। माँ की आंखों में नमी आ चुकी थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने राधिका का हाथ थामा और साफ शब्दों में कहा, हम इस घर में नहीं रह सकते। अब हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे दूर इन सब से। जिनके दिलों में सिर्फ खुदगर्जी। माँ और बहनें चुप हो गईं। उनकी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। राधिका ने मेरा हाथ थामा। हमने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये घर जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी बिता दी थी, आज मेरे लिए पराया हो चुका था। आज मैं आज़ाद था और राधिका दरवाजे से बाहर निकल आई थी। मगर ये सफ़र इतना आसान नहीं था। मेरे कदम अभी भी लड़खड़ा रहे थे, जुबान अभी भी पूरी तरह साफ नहीं था, मगर राधिका के मजबूत हाथ ने मुझे सहारा दिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वहाँ सिर्फ धोखा और बेबसी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई, अपना खून पसीना अपने घर वालों के लिए बहाया था, मगर जब बेबस हुआ तो वही लोग मेरे दरवाजे बंद करने पर तैयार थे। राधिका ने धीरे से कहा, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, जहाँ इज्जत हो, जहाँ सुकून हो, जहाँ हम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकें। राधिका ने आंखें बंद करके सर हिलाया। जानती थी कि हमने एक बड़ी जंग जीत ली थी, मगर आगे भी कई परेशानियां हमारे इंतज़ार में थी। हमें यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था। हम दोनों ने एक किराए का घर लिया। राधिका पढ़ी लिखी थी। उसने कपड़े की पैकिंग फैक्ट्री में रात की जॉब ढूंढी। दिन को वो मेरी देखभाल करती थी और रात को वो कपड़ों की पैकिंग किया करती थी। इस तरह हमारा गुजर बसर हो रहा था। पर जितना लिखने में आसान था, उतना करने में बहुत मुश्किल था। राधिका बहुत थक जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर आकर बड़े सुकून में थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी और मेरा हौसला बढ़ाना नहीं छोड़ती थी। उसने मुझे कहा कि अभी आप इतने ठीक नहीं हुए, लेकिन आप घर पर ही कुछ लिख सकते हैं, अपना दिल हल्का कर सकते हैं। मैं ऐसा ही करता था। मैं राधिका के रात को फैक्ट्री जाने के बाद रात भर सोता नहीं था। मैं रात भर बैठकर कहानियाँ लिखता था। राधिका ने मेरी कहानी को मैगज़ीन में छपवाई थी। मेरी कहानी लोगों को पसंद आई थी। उन मैगज़ीन वालों ने मेरे हर महीने के कुछ रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। इस तरह मैं उस मैगज़ीन में कहानी लिखने लगा और इसी तरह मेरी कहानी मशहूर हो गई। मैं घर बैठे अच्छे पैसे कमा रहा था। मैंने राधिका को कहा, राधिका अब तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं। राधिका ने मेरी बात मान ली। वह दिन रात मेरी सेवा करती और मेरा हौसला बढ़ाना ना छोड़ती। एक दिन यूं ही लेटे थे, दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। दरवाज़ा खोला तो माँ सामने खड़ी थी। राधिका ने माँ का पैर छुआ और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। माँ के चेहरे पर बहुत उदासी थी। जब मैं माँ से उनके बारे में पूछा तो वह रो पड़ी। बोली, बेटा मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ। जो मकान था जिसमें हम सब रहा करते थे वह बिक चुका है और तुम्हारी बहनों ने मिलकर हिस्सा लगा लिया है। मैं उन लोगों से बहुत कहा कि मेरे बेटे का भी हिस्सा है, लेकिन वे लोग ना माने। उन्होंने कहा कि बेटा तो तुम्हें छोड़कर चला गया है, अब उसका किस बात का हिस्सा?
उन्होंने तुम्हें हिस्सा देने से मना कर दिया और मुझे उन लोगों ने दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि 6-6 महीना सब माँ को रखेंगे, लेकिन मेरी तबीयत खराब होती तो कोई मेरा इलाज नहीं करवाता। सब एक दूसरे के घर मुझे भेज देते। अब मैं घूम घूम कर थक चुकी हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना बेटा, मुझे तेरे पास ही रहना है। मैं हाथ जोड़कर तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ और तेरी पत्नी से भी। मैंने जो किया वो बहुत गलत था और शायद मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है। बेटी की बातों में आकर मैंने तुम दोनों पर बहुत अत्याचार किया। मैंने अपने इकलौते बेटे को उनके आगे कुछ न समझा। अब तुम दोनों मुझे चाहे जो सज़ा दो, मुझे मंजूर होगी। अब मैं किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगी। माँ की बातों को सुनकर हम दोनों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। आखिर वो मेरी माँ थी, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब वह शायद लाचार थी। अब शायद उनके अंदर इतनी जान भी नहीं थी कि वे कुछ कर पाती। राधिका ने तुरंत उनको माफ़ कर दिया और कहा कि मैं हूँ तुम्हारी बेटी, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। वही राधिका ने सबसे पहले आज माँ को माफ़ कर दिया था, जिसने उसके ऊपर इतना अत्याचार किया था। राधिका ने मुझे कहा कि माफ़ करने वाला भगवान की नज़रों में सबसे बड़ा और अच्छा इंसान होता है, और ये तो हमारी माँ है, और फिर ये तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये मजबूर हैं तो हम इनको नहीं छोड़ सकते। मैं हैरान होकर राधिका की तरफ देखने लगा। राधिका का दिल सच में बहुत बड़ा था। फिर हम तीनों मिलकर रहने लगे। कुछ दिन के बाद राधिका ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। माँ अब राधिका से बहुत खुश रहती है और अपने पोते के साथ हमेशा खेलती रहती है। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।